हेलो एवरीबॉडी, सोशल साइंस इकोनॉमिक्स की वर्कशीट नंबर 28 आ गई है 8 सितंबर 2020। स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है किसी भी अर्थव्यवस्था पर, खासकर भारत की अर्थव्यवस्था पर। फॉरेन ट्रेड एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेशों के साथ व्यापार, और मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। वैश्वीकरण व भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेश व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था, यानी कि लोग अपने घर में ही बनाते थे और अपने घर में ही खाते थे। देश के बाहर ज़्यादा व्यापार नहीं था। बहुराष्ट्रीय कंपनियों, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनियां। तो अगर आपसे कोई पूछे बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, तो आप लिखेंगे एक से अधिक देशों पर उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखने वाली कंपनियां के परिदृश्य पर आने के पूर्व भारत जैसे देशों से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था, यानी कि भारत से कच्चा माल बाहर ले जाया जाता था और रॉ मटेरियल और फूड आइटम्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज लाइक, एंड रेडीमेड गुड्स को इंपोर्ट किया जाता था, बाहर से मंगाया जाता था। प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने अपनी फैक्ट्रियां और अपने ऑफिसेज ऐसे कंट्रीज़ में शुरू किए जहां पर आसानी से सस्ता लेबर और बाकी रिसोर्सेज आसानी से मिल सकते थे। ऐसे ही जगह उन्होंने फैक्ट्रियां लगानी शुरू की जहां पर चीप लेबर मिल सके। एक जगह डॉलर में कमाई कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और एक जगह बहुत ही सस्ता लेबर मिलता है, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों में जाकर अपना व्यापार, अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू की। मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली, पूरे विश्व में सेवाएं और सामान बना रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। द मनी स्पेंट इन द परचेज ऑफ लैंड, जो पैसा खर्च होता है ज़मीन खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, मशीन बनाने में और दूसरा इक्विपमेंट बनाने में, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं उसको कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आई? तो व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? अगर आपसे कोई पूछे विदेशी निवेश क्या होता है, तो भूमि, भवन, मशीन व अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए गए इस निवेश को हम विदेशी निवेश कहते हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों में से निकट स्तर प्रतिस्पर्धा लेकर उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं? लोकल कंपनी से पार्टनरशिप कर लेती हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, और लोकल कंपनी से अपनी सप्लाई करवाती हैं और उन्हीं के साथ कंपटीशन करती हैं, और फिर थोड़े दिनों बाद उन छोटी कंपनियों को, लोकल कंपनीज़ को बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं। इसलिए बड़ी कंपनियां दूर सुदूर क्षेत्रों में भी अपना प्रोडक्शन चला रही हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी कंपनियां जो दूर दूर जगह स्थित हैं जहां सामान बना रही थी, उनको वो धीरे धीरे खरीद लेती हैं। फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन एरियाज ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज़, दूसरे देशों से जोड़ने वाला मुख्य एक रास्ता हो गया है फॉरेन ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू बिजनेस इंटरेस्ट, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बिजनेस करने आई थी। इनफैक्ट फॉरेन ट्रेड provides an opportunity for producers to reach markets outside their country's markets. फॉरेन ट्रेड ही एक प्रोडक्शन को, यानी एक उत्पादक को दूसरे देशों में की मार्केट तक पहुंचने का मौका देता है। फॉरेन ट्रेड हेल्प इन कनेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जो विदेशी व्यापार है, इसने विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ा और एकीकृत किया है। ठीक है बच्चे, आप समझ गए। अब हम केस स्टडी करते हैं। होंडा कंपनी 19 जनवरी 1984 में गुड़गांव, हरियाणा में हीरो समूह के साथ ब्रजमोहन लाल मुंजाल के साथ मिलकर हीरो होंडा कंपनी की स्थापना करती है। क्योंकि भारत में डायरेक्टली किसी फॉरेन कंपनी का आना अलाउड नहीं था, हमेशा फॉरेन कंपनी पहले कोलैबोरेशन में आती थी, और अभी भी कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करके ही फॉरेन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड होता है। तो हीरो नाम की कंपनी थी जो साइकिल्स बनाती थी ब्रिजमोहन लाल मुंजाल के साथ, और होंडा कंपनी बाहर से आई
और गुड़गांव में इन्होंने कंपनी की हीरो होंडा कंपनी की स्थापना की। 2.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश कर इस कंपनी की शुरुआत की। 2010 में इस कंपनी ने करीब 45 लाख दुपहिया वाहन भारत में बेचे, जो भारत के तेज़ी से बढ़ते हुए बाजार का करीब 48% है, यानी कि लगभग आधी मार्केट ये कवर कर रही है। 2014 में होंडा ने अपने शेयर हीरो समूह को बेच दिया। हीरो समूह को अपने जो शेयर्स थे उसने बेच दिए, होंडा ने अपने शेयर्स। ठीक है बच्चे, तो एक केस स्टडी है, ये दिखाया गया है कि कैसे कोई बाहर की कंपनी आती है, फिर हमारे यहाँ हमारी प्रोडक्शन करती है, फिर भारत में भारत वालों को भी फ़ायदा होता है, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगती हैं, हमारे यहाँ बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज़ इन द पास्ट? पिछले टाइम में भी क्या थे मेन चीज़ें जिससे लोग जुड़ते थे? वो था ट्रेड। ठीक है बच्चे, और कोई मेरे ख्याल से तो ट्रेड ही है। प्रोडक्शन, मल्टीनेशनल कंपनीज, मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट। ये देखिए यहाँ लिखा है, फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन एरियाज ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहले प्रश्न का उत्तर यही हो गया कि विदेशी व्यापार, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? विदेश व्यापार। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है? देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत अच्छी तरह दिया गया है, ये रहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चे, और फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड मैं बताती हूँ कैसा होता है। फॉरेन ट्रेड ये होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है फॉरेन ट्रेड। जैसे कि हमने यहाँ रेडीमेड, यहाँ पर ही देखिए, इन द पास्ट रॉ मटेरियल जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, और ये इंपोर्ट होता था, ये था ट्रेड। ये क्या था बच्चा? ट्रेड था ये, और ये हो गई है अब, ये इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। दोनों में फ़र्क पता चल गया? किसी सामान का लेना देना, मैंने कुछ सामान बेचा और वहाँ से कुछ सामान आया, इसको कहते हैं व्यापार। और जब आपने निवेश किया, विदेशी निवेश, तो उसको कहते हैं निवेश, यानी कि यहीं पर आकर आपने चीज़ें बनानी शुरू की, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी? राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। व्हाट कंपनीज डू दिस कंपनी प्रोड्यूस? क्या प्रोड्यूस करती हैं? चलिए सबसे पहले तो मल्टीनेशनल कंपनीज, यहाँ पर देखिए एक लाइन में मैंने कहा था, आप ज़रूर याद रखिएगा, व्हाट इज़ मल्टीनेशनल कंपनी। ये रहा मल्टीनेशनल कंपनीज, कंपनीज कंट्रोलिंग और ओइंग प्रोडक्शन इन मोर देन 1 कंट्री आर कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमें? अब हमें लिखना है क्या क्वेश्चन था? हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ 2 मल्टीनेशनल कंपनीज। क्या लिखना है? एग्जाम्पल्स ऑफ 2 मल्टीनेशनल कंपनीज। देखिए लिखते हैं, नीचे कहाँ लिखें बच्चे? यहीं पर लिखते हैं, और क्या प्रोड्यूस करती हैं ये भी लिखना है। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे? ABN, AMRO लिख दीजिए। एडिडास लिखते हैं, एडिडास के जूते मिलते हैं ना बच्चे, तो एडिडास लिख लीजिए। एडिडास क्या बनाता है? शूज़ बनाता है, एक्सेसरीज़ भी बनाता है बच्चे, शूज़ भी, एपरल्स भी, कपड़े भी आते हैं, एपरल्स भी आते हैं, और एक्सेसरीज़ भी आती हैं, आपने देखी होंगी बहुत सारी। उसके बाद अली बाबा ग्रुप का नाम लिख सकते हैं आप, अली बाबा नहीं तो अपोलो टायर्स लिख लीजिए। ठीक है, अपोलो टायर्स बनाता है, तो ये क्या बनाती हैं ये भी आपको पता चल गया। बहुत सारी कंपनीज़ हैं। एप्पल के फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, अमेज़न जो एक साइट है जिससे हम लोग मंगाते हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें। बैंक ऑफ इंडिया फ़ॉरेन है, मल्टीनेशनल कंपनी है बैंक ऑफ इंडिया। BBC, ये जो है कैडबरी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? फॉरेन कंपनीज़ हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज? चीप लेबर, हमने देखा था ना, चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। ये देखिए यहाँ पर ये वाली पूरी लाइन लिखेंगे, उनको प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाती है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, और चीप लेबर मिल जाती है। ये आंसर है लास्ट का। आई होप ये सारी वर्कशीट आपको समझ में आई है। यहाँ पर भी इसी तरह देखिए,
उत्पादन लागत कम करने और अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में कार्यालय उत्पादन के कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य साधन मिल सकते हैं। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वर्कशीट समझ में आई तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कीप कमेंटिंग। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। ये थी बेटा क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 28। नाउ वी विल मीट अप इन वर्कशीट नंबर 29। इंग्लिश के लिए हमने एक नया चैनल बनाया है जो इंग्लिश की ग्रामर वर्कबुक और सपोर्ट मटेरियल वगैरह को कवर करेगा और उनके क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देगा। अगर आप वो चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढिए लेट्स इंग्लिश करके है, तो वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं बच्चों, बाय बाय बच्चों।